नमस्कार। सोचिए, एक वक्त था जब प्राचीन भारत का आखिरी महान साम्राज्य यानी गुप्त वंश ढह चुका था। उसके पतन ने एक खालीपन, एक शून्य छोड़ दिया था और पूरा उत्तर भारत जैसे अराजकता में डूबने वाला था। लेकिन जानते हैं, इसी उथल-पुथल के बीच से एक नए राजवंश का उदय हुआ, पुष्यभूति। और उनके सबसे महान शासक हर्षवर्धन की कहानी, अरे वो तो किसी भी महाकाव्य को टक्कर दे सकती है। तो आज हम इसी असाधारण राजा के बनने और बिखरने की कहानी को समझेंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी तरह से केओस में डूबा हुआ है। सिंहासन पर बैठे राजा का कत्ल हो चुका है और उसकी बहन जो एक राजकुमारी है, उसे किसी अंधेरी कोठरी में जंजीरों से जकड़ दिया गया है। यही वो भयानक संकट था जिसने सिर्फ 16 साल के एक लड़के हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठने और इतिहास का रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम वर्धन राजवंश की शुरुआत से बात करेंगे। फिर हम उन त्रासदियों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने हर्ष को सत्ता तक पहुंचाया। उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य कैसे बनाया, उस समय की इनक्रेडिबल संस्कृति और विद्वानों के बारे में जानेंगे, उनके प्रशासन की बारीकियों को समझेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि ये महान साम्राज्य कैसे खत्म हुआ और अपने पीछे क्या छोड़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्धन राजवंश से। चलिए देखते हैं कि यह परिवार गुमनामी से उठकर उत्तरी भारत की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक कैसे बना। देखिए, इस वंश की नींव तो पुष्यभूति ने स्थानेश्वर यानी आज के थानेसर में रखी थी। लेकिन असली ताकत और प्रभाव प्रभाकर वर्धन के साथ आया। उन्होंने खुद को महाराजाधिराज का टाइटल दिया, यानी राजाओं का महाराजा। पर वो सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति पर ही निर्भर नहीं थे। उनकी सबसे चतुर चाल थी डिप्लोमैटिक। उन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी कन्नौज के शक्तिशाली राजा ग्रहवर्मा से कर दी और ये गठबंधन, जैसा कि हम देखेंगे, इतिहास का रुख बदलने वाला था। लेकिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के साथ ही शांति का ये दौर खत्म हो गया। राज्य पर एक के बाद एक संकट के बादल मंडराने लगे और यहीं से हमारी कहानी एक बेहद दुखद मोड़ लेती है और एक युवा राजकुमार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। जरा इन घटनाओं के सिलसिले को देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। सबसे पहले राजा प्रभाकर वर्धन की बीमारी से मौत हो जाती है। फौरन बाद मालवा का शासक देवगुप्त कन्नौज पर हमला करता है, राजा ग्रहवर्मा को मार डालता है और राजकुमारी राज्यश्री को बंदी बना लेता है। बदला लेने के लिए हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन चढ़ाई करते हैं और देवगुप्त को हरा देते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि न्याय हो गया, एक धोखा होता है। देवगुप्त का सहयोगी गौड़ का राजा शशांक राज्यवर्धन को दोस्ती का नाटक करके एक मीटिंग में बुलाता है और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। सोचिए, कुछ ही हफ्तों में सिंहासन खाली था और पूरा शाही परिवार बिखर चुका था। सिर्फ 16 साल सोचकर देखिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में एक ऐसे सिंहासन पर बैठना जिसके चारों ओर सिर्फ त्रासदी और विश्वासघात हो। पिता की मृत्यु हो चुकी है, बहनोई और भाई की हत्या हो चुकी है और बहन कैद में है। ये वो दुनिया थी जिसका सामना हर्षवर्धन को करना पड़ा। तो सवाल यह है कि एक दुखी राजकुमार एक शक्तिशाली सम्राट कैसे बना। अब हम देखेंगे कि हर्ष ने कैसे बदला लिया, अपने परिवार को फिर से जोड़ा और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखनी शुरू की। राजा बनते ही हर्ष की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थीं, बदला और बचाव। उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री को ठीक उस पल में ढूंढ निकाला जब वो सती होने जा रही थीं, यानी खुद को आग लगाने वाली थीं। उन्होंने उसे बचाया और फिर अपना पूरा ध्यान अपने भाई के हत्यारे शशांक की ओर लगाया, जिसे उन्होंने आखिरकार हरा दिया। इस जीत के साथ उन्होंने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, इसने उनके साम्राज्य के पावर सेंटर को उत्तरी भारत के दिल में लाकर रख दिया। पूरे उत्तर भारत पर विजय पाने के बाद हर्ष की महत्वाकांक्षाएं दक्षिण की ओर बढ़ीं। लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उनका सामना एक उतने ही शक्तिशाली शासक से हुआ, चालुक्य वंश के महान पुलकेशिन द्वितीय। जो लड़ाई हुई उसमें हर्ष को अपने शासनकाल की एकमात्र बड़ी हार का सामना करना पड़ा और इस हार ने एक स्थायी सीमा तय कर दी। नर्मदा नदी उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। लेकिन हर्ष का शासनकाल सिर्फ लड़ाइयों और विजयों के बारे में नहीं था। उनके संरक्षण में कन्नौज संस्कृति और ज्ञान का एक चमकता हुआ केंद्र बन गया। तो कैसा था इस स्वर्ण युग के दौरान जीवन? और ये बात काफी हैरान करने वाली है कि ये शक्तिशाली सम्राट सिर्फ एक योद्धा नहीं था।
हर्ष कला के बहुत बड़े संरक्षक थे और खुद भी एक कमाल के लेखक थे, जो तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाने में भी माहिर थे। उन्होंने संस्कृत में 3 बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और हाँ, ये नाम परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धावक नाम के एक कवि ने पैसे लेकर ये नाटक हर्ष के नाम से लिखे थे, लेकिन पारंपरिक रूप से इन्हें हर्ष की ही रचना माना जाता है। हर्ष के दरबार में एक और साहित्यिक दिग्गज थे जिनका काम उस युग को समझने के लिए हमारी सबसे अच्छी खिड़की है, महान कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हमें 2 ऐसी रचनाएं दी हैं जो अमर हो गईं। पहली हर्षचरित, जो उनके संरक्षक राजा हर्ष की एक जीती जागती जीवनी है, जो इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। और दूसरी कादम्बरी, एक जटिल और सुंदर कहानी जिसे अक्सर दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। सोच सकते हैं, एक उपन्यास जैसा कि हम आज जानते हैं वो 7वीं सदी के भारत में लिखा जा रहा था। लेकिन हमारे पास हर्ष के युग में झांकने के लिए एक और अविश्वसनीय खिड़की है, जो एक बाहरी व्यक्ति की आंखों से आती है। ये हैं प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुएनसांग, जिनके लिखे वृत्तांतों से हमें हर्ष के भारत पर एक निष्पक्ष नजरिया मिलता है। हुएनसांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, महान नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक यात्रा पर निकले थे। उनका यात्रा वृत्तांत सीयू की 7वीं शताब्दी के भारत का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत स्नैपशॉट है, जिसमें समाज, सरकार और रोजमर्रा की जिंदगी का वर्णन है। इतिहासकारों के लिए ये एक अनमोल स्रोत है। अच्छा, चलिए अब कुछ उन जानकारियों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिहाज से अक्सर पूछी जाती हैं। हर्ष का प्रशासन कैसे काम करता था और उनकी धार्मिक नीतियां क्या थीं? हर्ष का विशाल साम्राज्य एक अच्छी मशीन की तरह चलता था और इसका श्रेय एक बहुत ही कुशल हायरार्की को जाता है। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था, जैसे आज के राज्य होते हैं। हर भुक्ति में विषय या जिले होते थे। इसके नीचे थे पाठक, जो हमारे आज की तहसीलों जैसे थे, और सबसे नीचे समाज की नींव, ग्राम या गांव था। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक प्रणाली थी, जिससे इतने बड़े साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता था। हर्ष की आध्यात्मिक यात्रा भी उनके साम्राज्य की तरह ही काफी डायनामिक थी। वो अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हुए भगवान शिव के एक कट्टर भक्त के रूप में पले बढ़े। हालांकि चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को गहराई से अपनाया, लेकिन जरूरी बात यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म को भी शाही संरक्षण दिया, जो उनके शासनकाल में मौजूद धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर्ष का शक्तिशाली साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं था। आइए देखें कि ये शानदार युग कैसे समाप्त हुआ और ये अपने पीछे क्या स्थायी विरासत छोड़ गया। 447 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक विशाल साम्राज्य भी एक मजबूत नेता पर कितना निर्भर हो सकता है। उनकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति राजवंश रातों रात ढह गया, जिससे उत्तर भारत के केंद्र में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। तो अंतिम और सबसे दिलचस्प सवाल यह है, हर्ष का साम्राज्य तो उनके साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी राजधानी कन्नौज अगले 300 वर्षों तक भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार क्यों बनी रही? उनकी असली विरासत उनका साम्राज्य नहीं, बल्कि वो शहर था जिसे उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया। और इसी कन्नौज पर अधिकार के लिए भारत की 3 बड़ी शक्तियों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है।